Hello students, welcome to lecture 13 of Principle of Inheritance and Variation. So इस लेक्चर में जो हमारे थोड़े बहुत टॉपिक्स बाकी रह गए हैं इस चैप्टर के, उनको हम कवर कर लेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस. ठीक है, तो इसको हम लोग कवर करते हैं. यहाँ पर सम सेल्फ रेप्लिकेटिंग जीन्स डीएनए आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. ठीक है, अब कुछ जीन्स जो है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है. साइटोप्लाज्म में किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में हमें पता है डीएनए होता है. ठीक है, और वो भी इनहेरिटेंस शो करता है. ठीक है, एक मेन इनहेरिटेंस तो हमारा न्यूक्लियर डीएनए शो कर रहा है, बट माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में जो डीएनए प्रेजेंट है उसको भी वो भी इनहेरिटेंस शो कर रहा है, और उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस. ठीक है, these are called as plasma genes and all the plasma genes together constitute plasmon. ठीक है, जैसे जीनोम होता है पूरा न्यूक्लियस में जितना भी सब कुछ डीएनए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं जीनोम, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोन. ठीक है, the inheritance of characters by plasma genes is called as extranuclear or extra chromosomal inheritance. ठीक है, certain most important example of extranuclear inheritance in eukaryotes are following. ठीक है, तो फर्स्ट है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैटरनल इनहेरिटेंस. मैटरनल इनहेरिटेंस मतलब जो मदर से पास ऑन होते हैं चाइल्ड्स में. ठीक है, जो मदर से पास ऑन होते हैं चाइल्ड्स में. देखो न्यूक्लियर में तो दोनों का आधा आधा आने वाला है ना. ठीक है, बट साइटोप्लाज्म में कहीं ना कहीं मदर ज्यादा जो है इन्फ्लुएंस करती है एज कंपेयर टू फादर. देखो द अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर हेरिडिटी मटेरियल कंट्रीब्यूटेड बाय टू सेक्स इज ऑलमोस्ट इक्वल. ठीक है, तो न्यूक्लियर मटेरियल तो मदर और फादर से दोनों से सेम ही आने वाला है. ठीक है, 23 क्रोमोसोम्स स्पर्म में आ रहे हैं, 23 क्रोमोसोम जो है वो एग में आ रहे हैं, तो न्यूक्लियर मटेरियल तो सेम इक्वल है दोनों में. ठीक है, बट द साइटोप्लाज्म इन एग इज ऑलवेज मच मोर देन दैट ऑफ द स्पर्म. ठीक है, तो जो साइटोप्लाज्म पहुंचता है जाइगोट में वो मदर से पहुंचता है. ठीक है, स्पर्म से नहीं पहुंचता है. ठीक है, so in extranuclear inheritance contribution of female parent is more. This is called as maternal inheritance. इसका एग्जांपल क्या है? कॉइलिंग ऑफ शेल्स इन स्नेल्स. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इससे क्वेश्चन भी पहले आए हुए हैं. कॉइलिंग ऑफ शेल्स इन स्नेल्स. ठीक है, तो हम ये एग्जांपल देखते हैं. शेल कॉइलिंग इन स्नेल. ठीक है, तो आपने ये शेल्स देखे होंगे. ठीक है, बीच पे जाते हैं तो हमको इस तरीके के शेल देखने को मिलते हैं. ठीक है, तो जो स्नेल है उसका नाम है लिम्ने पेरेग्रा. ठीक है, तो लिम्ने पेरेग्रा जो फ्रेश वाटर स्नेल है. ठीक है, तो ये स्नेल्स हमको जो है नदी के किनारे मिलेंगे. ठीक है, ये फ्रेश वाटर स्नेल है. ठीक है, इसमें दो टाइप है, डेक्स्ट्रल है और सिनिस्ट्रल है. ठीक है, ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि दो तरह का हमको रोटेशन मिलता है कॉइलिंग में. जो कॉइलिंग है वो दो तरीके से है, डेक्स्ट्रल है और सिनिस्ट्रल है. ठीक है, तो डेक्स्ट्रल हो गया ये और सिनिस्ट्रल हो गया ये. ठीक है, ठीक है, तो डेक्स्ट्रल हो गया यहाँ पर, ये सिनिस्ट्रल हो गया. आप कॉइलिंग देख रहे हो, क्लॉकवाइज अगर कॉइलिंग है तो उसे हम बोल रहे हैं डेक्स्ट्रल, और एंटी क्लॉकवाइज जो कॉइलिंग है उसको हम बोलते हैं सिनिस्ट्रल. ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा. इस क्रॉस को जरा आप देखो एक बार. यहाँ पे डेक्स्ट्रल कॉइलिंग है. ठीक है, ये फीमेल है, और यहाँ पर सिनिस्ट्रल कॉइलिंग है, ये मेल है. ठीक है, अब आगे देखते हैं. F1 जनरेशन में देखा हमने सारे डेक्स्ट्रल हो गए. ठीक है, उसके जीनोटाइप पे भी ध्यान दो, जीनोटाइप पे भी ध्यान दो. यहाँ पे सारे डेक्स्ट्रल हो गए. यहाँ तक तो समझ में आ रहा है. ठीक है, आगे अगर हम देखें, हमने इसको इंटरक्रॉस करा दिया. ठीक है, जो F1 जनरेशन है उसको हम लोग इंटरक्रॉस कराते हैं. जब इंटरक्रॉस कराया, मान लो दिस इज फीमेल, इसमें डेक्स्ट्रल है. ठीक है, यहाँ पे भी ये मेल है, ये डेक्स्ट्रल है. ठीक है, मान लो F1 जनरेशन में 4 बच्चे पैदा हुए, 2 मेल है 2 फीमेल है. ठीक है, तो हमको मेल एंड फीमेल को क्रॉस कराया, दोनों का जीनोटाइप सेम है. अब यहाँ पर आप देखोगे F2 जनरेशन में क्या हो रहा है, तो कैपिटल डी है उसमें भी डेक्स्ट्रल, कैपिटल डी स्मॉल डी उसमें भी डेक्स्ट्रल, कैपिटल डी स्मॉल डी उसमें भी डेक्स्ट्रल, और स्मॉल डी उसमें भी डेक्स्ट्रल. ठीक है, अभी तक जेनेटिक्स में जितने भी लॉजिक पढ़े सारे लॉजिक फेल हो गए यहाँ पे, है ना. जितने सारे जीनोटाइप में एक ही तरह का कॉइलिंग. तो ये जो है मैटरनल इनहेरिटेंस में आपको ऐसा देखने को मिलेगा. तो आपको कहीं पे भी ऐसा एग्जांपल मिल रहा है तो आप पहचान जाओ कि वो मैटरनल इनहेरिटेंस है. ठीक है, या फिर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस ऑप्शन में दिया होगा. ठीक है, अब ये कैसे हो रहा है इसको हम लोग पढ़ते हैं.
डेक्स्ट्रल कॉइलिंग इज कंट्रोल्ड बाय डोमिनेंट न्यूक्लियर जीन कॉल्ड डी, while sinistral coiling is due to a regressive gene D। तो हमने देखा कि डेक्स्ट्रल कॉइलिंग जो है वो कैपिटल डी से, और स्मॉल डी जो है वो सिनिस्ट्रल कॉइलिंग करता है। Since zygote receive whole of its cytoplasm from the egg, the direction of cell coiling in the offspring is governed by cytoplasm of the mother। ठीक है, अब हमको पता है जाइगोट में साइटोप्लाज्म जो है वो आने वाला है मदर से, तो जो कॉइलिंग होगी वो मदर से आया हुआ साइटोप्लाज्म डिसाइड करेगा। मींस मदर का कॉइलिंग क्या था वो बच्चों के कॉइलिंग पे डिसाइड होगा। When dextral female is crossed with sinistral male, all the offspring of F1 generation have dextral coiling। ठीक है, तो हम लोग डेक्स्ट्रल फीमेल को जब सिनिस्ट्रल मेल के साथ हम लोगों ने क्रॉस किया तो F1 जनरेशन में सारे ऑफस्प्रिंग जो हमें डेक्स्ट्रल मिलेंगे। इतना हमको समझ में आ गया। If sinistral female is crossed with dextral male, sinistral female है small d, ठीक है, और dextral male है capital D, the offspring have capital D small d genotype but coiling is sinistral। मीन्स कुछ भी कर लो, फीमेल में जो कॉइलिंग है वो ही आने वाली है बच्चों में, बाप के पास चाहे दोनों डोमिनेंट जीन क्यों ना हो। ठीक है, when the latter are self bred, 3 type of genotype are produced। ठीक है, हमने देखा 1 कैपिटल डी आया, 2 कैपिटल डी स्मॉल डी आया, और एक जो है स्मॉल डी आया। ठीक है, ये हमने देखा। However, cell coiling in all is dextral because the mother has capital D small d genotype। ठीक है, मदर में कैपिटल डी स्मॉल डी जीनोटाइप है तो बच्चे सारे मदर को फॉलो करेंगे। समझ गए? तो जो मदर का कॉइलिंग है वही बच्चों में आने वाला है, जीनोटाइप कुछ भी हो। समझ गए? क्योंकि ये साइटोप्लाज्म से रेगुलेट हो रहा है, न्यूक्लियर से रेगुलेट नहीं हो रहा है। ठीक है, समझ गए? तो ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो गया हमारा शेल कॉइलिंग जो है। उसके बाद आते हैं ऑर्गेनल इनहेरिटेंस। ठीक है, ऑर्गेनल इनहेरिटेंस हम देख लेते हैं क्या है इसमें। डीएनए इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया and chloroplast which control the inheritance of some characters। ठीक है, a well known example of characters controlled by chloroplast is plastid inheritance। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल दिया है प्लास्टिड इनहेरिटेंस। ठीक है, तो शेल कॉइलिंग हो गया हमारा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल, या मैटरनल इनहेरिटेंस का एग्जांपल हो गया शेल कॉइलिंग। ऑर्गेनल इनहेरिटेंस का एग्जांपल हो गया हमारा प्लास्टिड इनहेरिटेंस, जो कि 4 क्लॉक प्लांट, जिसको मीराप्लिस जलापा बोलते हैं, प्लांट का नाम है, डिस्कवर्ड बाय कॉर्न्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिड इनहेरिटेंस किसने डिस्कवर किया, कौन से प्लांट में किया, ऑर्गेनल इनहेरिटेंस का एग्जांपल क्या है, ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अदर एग्जांपल आयोजेप इनहेरिटेंस इन मेज, इनहेरिटेंस ऑफ पॉकी, ठीक है, इन द फंगस, न्यूरोस्पोरा क्रासा। ठीक है, ठीक है, तो एक फर्स्ट एग्जांपल हो गया प्लास्टिड इनहेरिटेंस इन मीराप्लिस जलापा या फिर फोरोको प्लांट। दूसरा एग्जांपल आयोजेप इनहेरिटेंस इन मेज। तीसरा एग्जांपल इनहेरिटेंस ऑफ पोकी इन न्यूरोस्पोरा क्रासा एंड पेटाइट इन ईस्ट। ठीक है, तो ये एक माइटोकॉन्ड्रियल कैरेक्टर है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जांपल्स याद करना ऑर्गेनल इनहेरिटेंस के। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी इन मेज इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया, तो वो भी माइटोकॉन्ड्रिया इनहेरिटेंस शो करेगा। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स हमको याद कर लेने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो प्लास्टिड इनहेरिटेंस है, तो उसको अच्छे से याद कर लो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब एक टॉपिक हमारा रह गया था क्रोमोसोमल मैपिंग। ठीक है, क्रोमोसोमल मैपिंग मतलब कि हम जो जीन्स जो है उसको हम लोकेट करते हैं। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर इज इंपॉर्टेंट इन लोकेटिंग द जीन्स ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, जीन कहां पर प्रेजेंट है, हमको पता है कि 10 जीन है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने नाम रख दिया, बट वो सीक्वेंस में है या नहीं। ऐसा नहीं है कि 1 के बाद भी 2 या ऐसा भी हो सकता है, पहले 4 है, फिर 6 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 10 है, फिर 9, मतलब सीक्वेंस क्या है जीन्स का। ठीक है, हमने पता कर लिया कि भाई इसमें एक TRY जीन है, एक CRY जीन है, एक MRY जीन है, जीन के नाम हमने पता कर लिया, जीन्स हमको पता है, बट सीक्वेंस क्या है। अगर हम क्रोमोसोम के एंड से मैं निकलूं तो सबसे पहले कौन सा मिलेगा, उसके बाद कौन सा मिलेगा, तो वो हम लोग जीन्स के मैपिंग करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है जीनोम एनालिसिस के लिए। जीन्स आर अरेंज्ड लीनियरली ऑन द क्रोमोसोम्स, द सीक्वेंस एंड रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन वेरियस जीन्स। एक तो सीक्वेंस पता करना,
दूसरा उनमें कितना गैप है, ठीक है, कितने दूर दूर है वो आपस में, ठीक है, इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी और क्रॉस ओवर वैल्यूज, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज और COV कैलकुलेट करने को आपको आएगा। दिस इज नोन एज लिंकेज मैप ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, इससे जो बनेगा उसको हम बोलेंगे लिंकेज मैप। डिस्टेंस ऑफ क्रॉस ओवर यूनिट्स आर कॉल्ड एज सेंटीमॉर्गन, ठीक है, और मैप यूनिट, ठीक है। तो डिस्टेंस जो है दो जीन्स के बीच में उसको हम बोले, उसको हम काउंट करेंगे, उसकी यूनिट क्या है, सेंटीमॉर्गन और फिर मैप यूनिट, ठीक है। सेंटीमॉर्गन जो है वो यूकैरियोट्स में यूज किया जाता है और मैप यूनिट जो है वो यूज किया जाता है प्रोकैरियोटिक जेनेटिक्स में, ठीक है। इतना फर्क है, दोनों का मतलब सेम ही है। कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, क्रॉस ओवर वैल्यू या रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट कितने बने, ऐसा एग्जांपल क्वेश्चन दिया होगा आपको, कितने रिकॉम्बिनेंट है, टोटल ऑफस्प्रिंग इतने थे, तो क्रॉस ओवर वैल्यू क्या है, तो आप इसको सिंपल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट को डिवाइड कर दो टोटल ऑफस्प्रिंग से इनटू 100, ठीक है। The recombination frequency depend upon distance between the genes. If the distance between the genes is lesser, the chances of crossing over is less. हमें पता जितना पास होगा उतना रिकॉम्बिनेशन कम होगा, क्रॉसिंग ओवर कम होगा, ठीक है, समझ गए। तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। सो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन जीन्स, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना ही रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, इसमें आपको जो है जो आएगा वो आपको सेंटीमॉर्गन में लिख देना है अगर यूकैरियोट का है, मैप यूनिट में लिख देना अगर प्रोकैरियोट का है। इन एनी क्रॉस रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज 5%, इट मींस द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स इज 5 मैप यूनिट या फिर 5 सेंटीमॉर्गन, ठीक है। तो अगर 10% आपका आंसर आ रहा है तो ऑप्शन दिया हुआ जीन्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, ऑप्शन दिया होगा 5 सेंटीमॉर्गन, 10 सेंटीमॉर्गन, 15 सेंटीमॉर्गन, 20 सेंटीमॉर्गन। अब तुम बोलोगे सर को कैसे पता करें, जितना आपका फ्रीक्वेंसी निकल के आया है उसको आपको सेंटीमॉर्गन में लिख देना है। अगर यूकैरियोट का केस एग्जांपल में लिखा है, ऑर्गेनिज्म का नाम वो यूकैरियोट लग रहा है, ईस्ट लिखा हुआ है या बैक्टीरिया लिखा हुआ है तो हम मैप यूनिट देंगे, ठीक है। A.H. Stewart suggested that these recombination frequency can be utilized in predicting the sequence of genes, ठीक है। तो स्टूअर्ट ने जो प्रेडिक्ट किया था सबसे पहले, ठीक है, और उसने फर्स्ट क्रोमोसोमल मैप प्रेजेंट किया ड्रोसोफिला, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप पढ़ सकते हो, ठीक है, क्या क्या किसने क्या क्या किया है, डिस्कवर किया है, ठीक है। इसमें से चांसेस कम है आने के, बट आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए हमारे कवर, जो भी हम लोगों को छूट गया था। अब ये कुछ इस तरीके के क्रॉस आ सकते हैं, ये इससे रिलेटेड नहीं है, ये एक अलग टॉपिक है, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस हम लोगों ने पढ़ लिया है, बट उसका क्रॉस हम लोग पढ़ना भूल गए थे, तो मैं सिंपल ये क्रॉस यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। जैसे नॉर्मल वुमन है, ठीक है, ये कलर ब्लाइंड मैन है, ठीक है। कलर ब्लाइंड में तो एक एक्स क्रोमोसोम ही होगा मैन में, तो उस पर जो है कलर ब्लाइंडिंग का जीन प्रेजेंट है। अब गैमीट्स क्या बन सकते हैं, यहाँ पे तो 2 एक्स बनेंगे, यहाँ पर एक्स के ऊपर कलर ब्लाइंडिंग का जीन है, वाई जो है वो सिंपल वाई है। और ऑफस्प्रिंग को हम लोग क्रॉस करते हैं अगर, ठीक है, इधर हम लोगों ने फीमेल का रख दिया, इधर मेल का रख दिया, तो ये कैरियर गर्ल कहलाएगा, ठीक है। ये भी कैरियर गर्ल है, ये नॉर्मल बॉय और नॉर्मल बॉय, ठीक है। तो F1 जनरेशन में क्या मिलेगा, 2 कैरियर गर्ल्स और 2 नॉर्मल बॉय, ठीक है। अब इफ द कैरियर गर्ल, ठीक है, हेट्रोजाइगस फॉर कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, नाउ कैरीज एज ए कलर ब्लाइंड मैन, ठीक है। इफ द कैरियर गर्ल, ठीक है, जो यहाँ पर हम देख रहे हैं, अब इसमें कोई कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगी, बट ये कैरियर है, हमको पता है। अब इसने एक कलर ब्लाइंड मैन से शादी की, ठीक है, तो ऑफस्प्रिंग वुड शो 50% फीमेल्स एंड 50% मेल, ठीक है। 50% फीमेल्स एंड 50% मेल। ऑफ द 50% वुड बी कैरियर फॉर कलर ब्लाइंडनेस और 50% रेस्ट वुड बी कलर ब्लाइंड, ठीक है। अगर उसके 4 बच्चे होते हैं और उसमें 2 लड़की है 2 लड़के हैं, तो लड़की जो है वो कैरियर होने वाली है, ठीक है। अगर कलर ब्लाइंड मेल मैरीज ए कैरियर गर्ल और उनके 4 बच्चे होते हैं, उसमें हम लोग मान रहे हैं कि 50% फीमेल है 50% मेल है, तो 50% जो फीमेल है वो कैरियर होंगी, ठीक है। और जो मेल है 50%, 2 लड़के अगर है 2 लड़कियां जो है, तो 2 लड़के दोनों के दोनों वो कलर ब्लाइंड होंगे, ठीक है। ऑफ द मेल्स 50% वुड हैव नॉर्मल विजन
एंड 50% वुड बी कलर ब्लाइंड शोन इन द क्रॉस। ठीक है, अब हम लोग आगे क्रॉस देखते हैं। यहाँ पर हमने क्रॉस कराया, ठीक है, कैरियर वुमेन, कलर ब्लाइंड मैन, ठीक है, गैमीट्स बन गए। अब क्या आ रहा है, तो एक कलर ब्लाइंड गर्ल, एक कैरियर गर्ल, ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉइंट गड़बड़ लिखा है, ओके ओके, यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा गलत समझा दिया, यहाँ पे आपको फिर से समझ लो। यहाँ पे जो दो लड़की हैं उसमें से एक कलर ब्लाइंड है और एक जो है वो कैरियर होगी। दो लड़की है, दोनों जो कैरियर नहीं होगी, एक कैरियर एक कलर ब्लाइंड, ठीक है, दोबारा समझ लो ढंग से। और जो मेल है उसमें भी एक कलर ब्लाइंड और एक नॉर्मल, ठीक है। मेल में तो कैरियर नहीं हो सकता, कि क्रॉस से आपको समझ में आ जाएगा, फिर से देख लो। कैरियर वुमेन है, कलर ब्लाइंड मैन है, ठीक है, गैमीट्स बने, एक कलर ब्लाइंड गर्ल, एक कैरियर गर्ल, एक कलर ब्लाइंड बॉय, एक नॉर्मल बॉय। बॉय जो है वो कैरियर नहीं हो सकता, तो अगर 4 है तो एक एक करके हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कलर ब्लाइंडनेस का एग्जांपल हो गया। उसी तरीके से हीमोफीलिया के भी क्रॉस यहाँ पे मैंने दिखा दिया है, हम उसके बारे में पढ़ चुके हैं, तो उसके बाकी सारे पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं है। कैरियर वुमेन है, ठीक है, नॉर्मल मैन है, ठीक है, क्रॉस हुआ तो क्या होगा, ये नॉर्मल गर्ल होगी, ये कैरियर गर्ल होगी, ठीक है, वन नॉर्मल गर्ल वन कैरियर गर्ल। और यहाँ पर जो है हमारा नॉर्मल बॉय और हीमोफिलिक बॉय, ठीक है। तो इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफिलिया व्हेन मदर इज कैरियर एंड द फादर इज नॉर्मल, ठीक है। इफ ए नॉर्मल मैन मैरीज ए गर्ल हु इज कैरियर, ठीक है, नॉर्मल मैन कैरीज ए गर्ल विद हु इज कैरियर, द प्रोजेनी वुड कंसिस्ट ऑफ 50% फीमेल और 50% मेल। ऐसा हम मान रहे हैं कि 50% मेल एंड 50% फीमेल है। ऑफ द फीमेल्स, जो भी फीमेल्स है उसमें से एक नॉर्मल होगी और एक कैरियर होगी, ठीक है। और मेल में 50% नॉर्मल और 50% जो है वो हीमोफीलिया वाला हो, ठीक है। तो ये दोनों कैसे क्रॉस आप बना के देख सकते हैं, अलग अलग कंडीशन में आप खुद से क्रॉस बना के देखो और आपको पता चल जाएगा कि क्या कंडीशन मिलेगी F1 जनरेशन में, F2 जनरेशन में, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट जो हमारे छूट गए थे वो यहाँ पर कवर हो गए, ठीक है। इस लेक्चर को आप देख लो, समझ लो। यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस खत्म हो गया, ठीक है, समझ गए। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, पेडिग्री का प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू।